नाज़रीन, इस कहानी की आपको पहले 31 किस्तें सुना चुका हूँ, लेकिन अब इसकी ये आखिरी किस्त है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सजेशन लेना चाहता हूँ आपसे। क्या मुझे बताइए कि अगली कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो मैंने सिलेक्ट की है, जो अपने थ्रू अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करता है, लेकिन अल्लाह की जात उसे ऐसे ऐसे रास्ते अता करती है कि वो आ जाके उस मकाम पे पहुंच जाता है जो एक गरीब इंसान सिर्फ ख्वाबों में देख और सोच सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सजेस्ट करें, क्या मैं उस कहानी का आगाज कर दूं? अब इस कहानी की आखिरी किस्त मुलाहिजा फरमा लें। दोनों टेलीफोन सलीम ने सैनमा के कोने में बने पीसीओ से किए थे और अब इत्मीनान से अपनी मोटरसाइकिल चलाता प्रेस पर वापस पहुंच गया था। रात के करीबन 10 बज रहे थे जब उसने अपने फोरमैन को बताया कि वो शदीद बारिश में इस बुरी तरह फंसा कि कहीं नहीं जा सका था। रात करीबन 12 बजे वो घर जा रहा था और बारिश थम चुकी थी, लेकिन बर्फीली हवा के थपेड़े उसके वजूद को काटते चले जा रहे थे। वो फतह के नशे से सरशार उठता चला जा रहा था। अगले 2-3 रोज में उसने वापस लौट जाना था। घर से कुछ फासले पर अचानक ही बादल जोर से गरजा और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश में भीगता हुआ सर्द हवा के थपेड़े खाता सलीम किसी न किसी तरह घर पहुंच ही गया था। मोटरसाइकिल उसने गैराज में खड़ी की जहां सुदर्शना की गाड़ी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो घर पर ही है। दूर दूर तक सिवाय मूसलाधार बारिश के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग सहम कर अपने घरों में सिमट गए थे। सलीम ने मामूल के मुताबिक दरवाजे में चाबी घुमाई तो उसे अंदाजा हुआ कि दरवाजा तो पहले ही से खुला हुआ है। उसका मतलब यही था कि सुदर्शना शायद दरवाजा बंद करना भूल गई है, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने सोचा, फिर किसी भी मुमकिन खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ड्रेसिंग रूम किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और उसके कमरे की लाइट जल रही थी। अंदर से धींगा मुश्ती की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी बेख्तियारी अमल के ताबे वो फर्श पर गिरे सोफे को फलांग कर अपने कमरे तक पहुंचा, जहां का मंजर उसके लिए बड़ा तकलीफ दे था। करीबन बुरहना सुदर्शना को कैप्टन शर्मा ने उसके पलंग पर गिराया हुआ था और उसके बाजू और टांगे इस तरह जकड़ी हुई थी कि सुदर्शना के लिए हरकत करना भी नामुमकिन हो चुका था। अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास से घबराकर घनौने अमल में मसरूफ कैप्टन शर्मा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और उठकर खड़ा हो गया। राज, राज, इस कुत्ते ने मुझे बर्बाद कर दिया, इसे मार डालो राज, इसे मार डालो। वहशियाना अंदाज से चीखती इंस्पेक्टर सुदर्शना बुरहना हालत में कैप्टन शर्मा पर झपटी, जिसने अपनी पतलून के बटन बंद कर लिए थे। और जैसे ही सुदर्शना उस पर झपटी, शर्मा ने बाएं हाथ की हथेली इतनी कुव्वत से उसके सीने पर मारी थी कि बेचारी सुदर्शना तड़प कर दोबारा पलंग पर जा गिरी। साली खुद को समझती क्या है। उसके साथ ही शराब के नशे में डूबी कैप्टन शर्मा की आवाज सुनाई दी। सलीम को यूं लगा जैसे शर्मा ने सुदर्शना के सीने पर नहीं, उसके मुंह पर भरपूर तमाचा मारा है। ये शख्स सुदर्शना से ज्यादा उसके वतन का मुजरिम था और अब जबकि कुदरत ने उसका मिशन भी मुकम्मल करवा दिया था तो उसने जाते जाते शर्मा का हिसाब भी विभाग करने का फैसला कर लिया था। कुत्ते के पिल्ले, उसने नफरत से होंठ सुकेड़े और अपनी जगह से उछलकर दोनों टांगे पूरी कुव्वत से शर्मा के मुंह पर दे मारी। ये जर्ब अगर किसी और को इसने लगाई होती तो उसके दोबारा उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन चंद सेकंड बाद ही शर्मा गालियां बकता उसकी तरफ झपटा। एक तो शराब का नशा और दूसरा शर्मा का बेकाबू गुस्सा। जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ा था, सलीम ने अचानक ही अपनी जगह से हटकर उसकी गर्दन पर हल्का सा हाथ मारा तो शर्मा का सर दीवार से जा टकराया। जख्म खोरदा भैंसे की तरह वो टकराता हुआ अपनी जगह से उठा। उसने चाहा कि पूरी कुव्वत से सलीम के मुंह पर मुक्का मारे, लेकिन ये वार भी सलीम ने अक्लमंदी से खाली कर दिया। इस मर्तबा शर्मा सीधा पलंग पर गिरा था, जहां जख्म खोरदा शेरनी इंस्पेक्टर सुदर्शना इस वहशी के हाथों नोचे हुए अपने जख्म खोरदा जिस्म को हाथों से ढांपने की कोशिश कर रही थी। उसने पलंग पर गिरते शर्मा की गर्दन को वहशियाना अंदाज से अपने हाथों में लेकर दबाया और दबाती ही चली गई। सलीम को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। ये बात उसने जान ली थी कि आइंदा शर्मा शायद इसका कुछ ना बिगाड़ सके, क्योंकि वो तो यहाँ से जा रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर सुदर्शना के लिए जिंदगी अजाब बना देता। इंस्पेक्टर सुदर्शना के लाशौर में शायद यही खौफ गालिब था और उसने जल्दी पर पेट्रोल का काम किया। उसके दिलो दिमाग में मौजूद नफरत और अपने महबूब के सामने इस वहशी के हाथों होने वाले एहसास जिल्लत ने किया था। उसकी सारी नफरत और इंतकाम उसके हाथों में सिमटाया था, जो मौत का शिकंजा बनकर शर्मा की गर्दन के गिर्द कसे हुए थे। शर्मा ने हाथ पांव बहुत मारे, लेकिन उसकी कोई पेश न चली। सुदर्शना की नफरत का यह आलम था कि वो शर्मा की मुजाहमत खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन दबाती चली गई। सुदर्शना, पागल मत बनो, ये मर चुका है, छोड़ दो इसे। अचानक ही उसे सलीम की आवाज सुनाई दी। सुदर्शना ने वहशतनाक आंखों से पहले सलीम और फिर शर्मा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी फैलने लगी थी। फिर नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया।
जाओ अपने कपड़े तब्दील करो और खुद को जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल कर लो। सलीम ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा था। सुदर्शना ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा और अचानक उससे लिपटकर बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोने लगी। सलीम ने उसकी पीठ थपकते हुए उस शोला जवाला को आहिस्तगी से अलग कर दिया। सुदर्शना, वक्त जाया न करो, एक एक लम्हा कीमती है, जाओ और कपड़े बदल कर नॉर्मल हो जाओ, उसने सुदर्शना से कहा और आहिस्ता से उसे बाहर भी कर दिया। सुदर्शना ने दोबारा गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर बाथरूम की तरफ चली गई थी। जब 4-5 मिनट बाद वो कपड़े तब्दील करके अपने मुंह पर पानी की छींटे देकर वापस लौटी तो कदरें नॉर्मल हो चुकी थी। इसी स्नाह में सलीम ने लाला द्वारका दास की अलमारी में रखी ब्रांडी की बोतल से एक घूंट के बराबर ब्रांडी निकाली और रसोई में मौजूद दूध में शामिल करके उसे पीने को दे दी। सुदर्शना ने फटी फटी नजरों से फिर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ से दूध का गिलास पकड़ लिया। इसी स्नाह में सलीम ने वहां बिखरे सामान को अपनी अपनी जगह रखना शुरू कर दिया था। सुदर्शना भी अब दूध खत्म करके उसका हाथ बैठाने लगी थी। तुम आराम से बैठ जाओ। सलीम ने उसका हाथ पकड़कर सामने सोफे पर बिठा दिया और उस पर एक गर्म शाल डाल दी। सुदर्शना किसी सहरज़दा मामूल की तरह उसकी तरफ देखती रही। तकरीबन 10 मिनट में उसने सारे घर को बिल्कुल वैसा ही कर दिया था जैसा वो इस दरिंदे कैप्टन शर्मा की आमद से पहले था। शर्मा की लाश सलीम के बेडरूम में बंद थी। उसका क्या करना है? उसने अचानक ही सलीम से सवाल किया। सुदर्शना, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हम इस लाश को ठिकाने लगा दें। अगर ये शख्स यहाँ सिर्फ इस घटिया काम के लिए आया था तो इसकी आमद का किसी को इल्म नहीं होगा। नीचे कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं जिससे हमें अंदाजा हो कि ये इसमें बैठ कर आया है। कुदरत हमारी मददगार है, अगर तुम हिम्मत करो तो हम इसकी लाश को यहाँ से दूर फेंकाएं। सलीम ने खौफजदा सुदर्शना से कहा। हाँ हाँ जल्दी करो, सुदर्शना ने घबराते हुए कहा। ठीक है, तुम मेरा रेन कोट पहन लो और गाड़ी की डिग्गी खोलो, मैं इसे लेकर आता हूँ। सलीम ने अगली हदायत जारी की। सुदर्शना ने दोबारा खाली खाली नजरों से उसकी तरफ देखा और अचानक उससे लिपटकर दीवाना वार उसे चूमने लगी। इस पर अजीब सी वहशत तारी थी। होश करो सुदर्शना, पागल मत बनो। सलीम ने फिर उसे आहिस्तगी से खुद से अलग किया। सुदर्शना ने आंसू से भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसका रेन कोट पहनकर बाहर निकल गई। सुदर्शना की रवानगी के 2-3 मिनट बाद ही सलीम अपने कमरे में गया। उसने यहाँ एक छोटी सी अलमारी का ताला खोला और वहां रखी कुछ रकम उठाकर अपनी जेबों में ठूंस ली। उसके साथ ही उसने कैप्टन शर्मा की लाश को अपने कंधे पर डाला और एहतियात से चलता हुआ गैराज में आ गया। गैराज में सुदर्शना कार की डिग्गी खोले उसकी मुंतजिर थी। उसमें खासा एतमाद लौटाया था और बड़ी कोऑपरेटिव दिखाई दे रही थी। सलीम ने सुदर्शना की मदद से लाश को डिग्गी में ठूंसा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहा, लेकिन सुदर्शना इससे पहले ही वहां बैठ चुकी थी। तुम ड्राइविंग कर लोगी? सलीम ने हैरानगी से कहा। हाँ मुतमिन रहो, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। सलीम इसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग करते हुए वो बड़ी पुरएतमाद थी। किस तरफ जा रही हो? सलीम ने खामोशी के सकूत को बिलाखिर तोड़ा। जमुना की तरफ। सुदर्शना ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। ओके। सलीम ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सड़क दूर दूर तक वीरान दिखाई दे रही थी। कार की विंडो स्क्रीन पर वाइपर पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन तूफानी बारिश बार बार सामने का मंजर धुंधला देती थी। करीबन आधे घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो लोग जमुना के नजदीक पहुंच चुके थे। ये इलाका बड़ा सुनसान दिखाई दे रहा था। सड़क से कुछ फासले पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी थी। ये शायद फैक्ट्रियां थी और सुदर्शना इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ आ गई थी। गाड़ी यहीं रोक लो, सलीम ने उसकी तरफ देख कर कहा। थोड़ा आगे चलते हैं, सुदर्शना ने तजवीज पेश की। नहीं, रेतीली जमीन है, गाड़ी फंस जाएगी। तुम गाड़ी ही में बैठो, मैं इसे दरिया में फेंक कर आता हूँ, उसने तजवीज पेश की। लेकिन तुम्हें अकेले मुश्किल होगा, सुदर्शना ने कहा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा सुदर्शना। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि तुम मुतमईन और नॉर्मल रहो, ओके? और बरसती बारिश में नीचे उतर आया। सुदर्शना ने एक मर्तबा फिर उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। सलीम अंधेरे में अंदाजा न कर सका कि उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। उसने सुदर्शना को वहीं रुककर इंतजार करने को कहा और शर्मा की लाश कंधे पर डालकर दरिया की तरफ चल दिया। गिली रेत में उसके लिए चलना 2 बार हो रहा था। 2-3 मर्तबा वो गिरते गिरते बचा। करीबन 10 मिनट की थका देने वाली मुशक्कत के बाद वो दरिया के साहिल तक पहुंच चुका था। लाश कंधे पर उठाए वो पानी में उतर गया था। उसने लाश को तब तक कंधे पर उठाए रखा जब पानी उसकी गर्दन तक न आ गया। फिर लाश को पानी के सुपुर्द करके तैरता हुआ वो बाहर निकल आया। आसमान पर जब बिजली जोर से कड़कती तो वो सुदर्शना को दूर जाते हिवले की तरह मानद दिखाई देता था, फिर नजरों से ओझल हो जाता था। उसके दिलो दिमाग में शदीद जंग जारी थी और उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था। सुदर्शना को हरदम यही धड़का लगा था कि कहीं कोई इस तरफ ना निकले। फिर कोई नादीदा कुव्वत उसे इत्मीनान भी दिला देती थी कि पुलिस पेट्रोल का इस तरफ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग इस तूफानी बारिश में सड़कों पर मटर गश्त का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। रात 2 पहर बीत चुकी थी जब उसे सलीम अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मुतमिन रहना, मैंने उसे बहुत गहरे पानी में फेंका है। लाश मिली भी तो यहाँ से 2-3 मील के फासले पर ही मिलेगी। बज़ाहिर उसके जिस्म पर चोट का कोई निशान नहीं था। अगर उन्होंने पोस्टमार्टम भी किया तो शायद ही मौत का कारण गला दबाना साबित हो।
मेरे ख्याल से लाश दरियाफ्त करने में भी 2-3 दिन लगेंगे, तब तक लाश नाकाबिले शनाख्त भी हो चुकी होगी। उसने गाड़ी में बैठते हुए सुदर्शना को इत्मीनान दिलाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राज, शायद अगले किसी जन्म में भी मुझे तुम जैसा दोस्त नहीं मिल सकेगा। मैंने इस मूजी को मारकर कोई पाप नहीं किया। मेरे ख्याल से इसके जुर्म की सजा इससे भी बहुत भयानक थी। अब सोचती हूँ अगर तुम न आ जाते तो शायद ये दरिंदा मेरी आबरू रेजी के बाद मुझे जान से मार डालता। अपने जुर्म का निशान छोड़ने की गलती तो वो भी नहीं कर सकता था। दोनों में से एक को तो मरना ही था राज, मैं या फिर वो। सुदर्शना ने गाड़ी चलाते हुए फीकी सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। तुम क्यों? सलीम ने तड़प कर कहा तो सुदर्शना चौंके बगैर न रह सकी। एक बात पूछूं राज? हाँ, तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। सुदर्शना के सवाल ने एक मर्तबा तो सलीम को चौंका कर रख दिया था। क्या स्टाम्प पेपर लिख कर दूं? अभी तक तुम्हारे दिल ने इस बात की गवाही नहीं दी। सलीम ने जबरदस्ती अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, दिल की बात न करो राज, भगवान के लिए दिल की बात न करना, ये तो बिन मौत मार डालता है। ये बात कहते हुए उसका गला रिंध गया था। सुदर्शना तुम्हें क्या हो गया है? तुम पागल हो रही हो? इतनी मजबूत लड़की से इस बुज़दिली की तवक्का नहीं रखता मैं। उसने सुदर्शना का कंधा थपथपाया, जिसने हैरत अंगेज तौर पर अपनी हालत पर काबू पा लिया था। जब वो अपने घर पहुंचे तो मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी थी। बारिश ने अब फवार की सूरत इख्तियार कर ली थी। धुंध में चंद गज दूर की कोई शय भी दिखाई नहीं देती थी। सुदर्शना ने गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन कर रखी थी। उसके बावजूद उसे कई जगह रुक रुक कर आना पड़ा था। गैराज में गाड़ी खड़ी करने के बाद दोनों इकट्ठे ही ऊपर आ गए थे। एक मर्तबा फिर दोनों ने सरसरी नजरों से कमरे की सूरत हाल का जायजा लिया और उसकी तरतीब दुरुस्त करने लगे। सुदर्शना ने टेलीफोन का टूटा हुआ तार जोड़ दिया था और जैसे ही उसने फोन क्रैडल पर रखा उसकी घंटी बजने लगी। चंद घंटियां बजने के बाद उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनकर हूँ हाँ अच्छा ओके सर, यस सर कहती रही। फिर उसने फोन रखा तो उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट जम गई थी। खैरियत? सलीम ने जैसे इस बात का इल्म था कि फोन पर इसे क्या इतला मिली होगी जानकर दरियाफ्त किया। हाँ, मामूल का फोन था। तुम गर्म पानी से नहा लो, मैं चाय बनाती हूँ। ये कहते हुए उसने सलीम की तरफ देखे बगैर रसोई का रुख किया। सलीम ने अपने गीले कपड़े उतार दिए थे, लेकिन सर्दी अब उसके रगो पैर में सरायत करने लगी थी। सुदर्शन ने हीटर जला दिया था, जिसके नजदीक कुर्सी बिछाकर वो बैठा रहा। सुदर्शना रसोई की तरफ गई तो वो भी सर हिलाता बाथरूम की तरफ चल दिया। हैरानगी की बात यह थी कि सुदर्शना ने उसे आराम करने का मशवरा नहीं दिया था। इस सवाल ने अब आहिस्ता आहिस्ता सलीम को कुचोके लगाने शुरू कर दिए थे। फिर वो खुद ही ये सोचकर मुतमईन हो गया कि उसके बेडरूम में ही शर्मा वाला हादसा हुआ है। मुमकिन है वो सलीम का वहां जाना पसंद न करती हो या फिर वो अभी तक खौफजदा हो और बाकी वक्त उसके साथ बातें करके गुजारना चाहे। उसने अपने बेडरूम से मुल्हिका बाथरूम की बजाय दूसरा बाथरूम इस्तेमाल किया था। जब वो अपने जिस्म को तौलिए से बांधे और लंबा सा गाउन पहने बाहर निकला तो सुदर्शना चाय तैयार कर चुकी थी। सलीम के लिए अब दूसरी हैरत मौजूद थी। उसने देखा बाहर एक नया सूट मौजूद है। ये क्या? उसने सुदर्शना की तरफ देखा। ये पहन लो और प्लीज कोई सवाल न करना, मैंने ये कल ही तुम्हारे लिए पसंद किया था, मालूम नहीं तुम्हें कैसा लगे। ओह सुदर्शना, यू आर ग्रेट। ये कहते हुए उसने सुदर्शना को अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन खिलाफे मामूल आज सुदर्शना ने उसे आहिस्तगी से अलग कर दिया। राज ये जिस्म अब शायद किसी काबिल नहीं रहा। सुदर्शना ने भराई हुई आवाज में कहा, शट अप। उसने प्यार से सुदर्शना को डांट दिया। तुमने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है। हालांकि किसी की जान लेना या जान देना तुम्हारे बिजनेस में मामूल की बात समझी जाती है। राज जो तुम बात समझ रहे हो वो नहीं है। देवी माँ की कसम, मुझे शर्मा की मौत से कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। सुदर्शना ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तो फिर क्या बात है सुदर्शना जो तुम मुझसे छुपा रही हो? उसने सुदर्शना के कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, जहां अभी तक नमी मौजूद थी। बता दूंगी बाबा, बता दूंगी, तुम चाय पी लो। उसने चाय का मग सलीम को थमाते हुए कहा था, एक शर्त पर पीऊंगा, अगर तुम वाकई मुझे बता दोगी। सलीम ने मग पकड़ते हुए कहा, वादा। सुदर्शना ने उसका हाथ गर्मजोशी से दबाया। उसके साथ ही वो दोबारा रसोई में चली गई और इस मर्तबा आई तो उसने 3-4 उबले हुए अंडे प्लेट में रखे हुए थे। सर्दी ज्यादा है और तुम ठंडे पानी में भी उतरे थे, अपना जिस्म जरा गर्म कर लो। सुदर्शना ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए एक अंडा खुद भी उठा लिया था। अरे मुझे कुछ नहीं होता ऐसी सर्दी गर्मी से, सलीम ने अंडा उठाते हुए कहा। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारे लिए यह मामूल की बात है। सुदर्शना ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, ओ माय गॉड, तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? सलीम ने हैरत से कहा। चाय पीकर उसने मग एक तरफ रख दिया और दोबारा उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा अब बताओ क्या बात है? पहले ये कपड़े पहन लो और इस हालत में तुम्हें कुछ पूछते हुए शर्म नहीं आएगी? और उसने सलीम के गाउन की तरफ इशारा किया। ओके, ये कहकर वो पतलून कमीज उठाकर अपने कमरे में घुस गया। सलीम कमरे से बाहर निकला तो सुदर्शना ने एक जैकेट हाथ में पकड़ी हुई थी। ये क्या? उसने हैरानगी से पूछा। जैकेट लेदर की है, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? सुदर्शना ने यह कहकर उसके जिस्म पर एक कोलोन छिड़क दिया था। सारा कमरा खुशबू से महक उठा था। भाई मैं कहीं जा नहीं रहा, हम घर में मौजूद हैं और तुम मुझे क्यों बच्चों की तरह तैयार कर रही हो? तुम जा रहे हो राज, तुम जा रहे हो। ये कहते हुए उसने सलीम का एक बाजू उठाकर उसको जैकेट भी पहनानी शुरू कर दी थी। लेकिन क्यों? सलीम ने जैकेट पहनते हुए दोबारा पूछा। इसलिए कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, सुदर्शना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो सलीम का दिल धक से रह गया।
कौन सा काम? शमसी भी मारा गया। उसने सलीम की तरफ देखे बगैर कहा और सलीम को सारी बात की समझ आ गई थी। तुम क्या कह रही हो? उसने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। राज, अब कोई सवाल न करना। तुम नहीं जानते कि कल दोपहर से जब से मुझे तुम्हारी असलियत का इल्म हुआ है, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला करने से पहले खुद से एक लंबी जंग लड़नी पड़ी। मुझे इल्म नहीं कि एजेंसी को तुम्हारे मुतल्लिक भी इल्म हुआ है या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो अगले 2-3 दिनों में तुम्हें जरूर ट्रेस कर लेंगे। राज, तुम्हारे मेरे घराने पर बहुत एहसानात हैं, और आज रात जो तुमने वो बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोने लगी थी। सलीम ने चाहा कि उसे छू कर नॉर्मल करे, लेकिन उसने हाथ के इशारे से सलीम को रोक दिया। नहीं राज, अब नहीं। भगवान के लिए मुझे मजीद इम्तिहान में न डालो। अब तक मैंने अपने दिल को सिर्फ एक दलील से मुतमिन किया है कि तुमने इन लोगों को मारा है जो तुम्हारे मुल्क के गद्दार थे, या फिर जिन्होंने तुम्हारे यहाँ तबाही फैलाई। अभी तक तुमने मेरे मुल्क को बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मोहब्बत भी अजीब जज्बा है राज। इंसान को कभी कभी अपने महबूब के इतना नजदीक कर देता है कि वो दीन, धर्म, मिल्लत, मुल्क सब कुछ भूल कर अपने महबूब में गुम हो जाना चाहता है। तुम मुझे शुरू हुई से बहुत अच्छे लगे। हैरत है कि आज तक तुमने मुझसे जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं किया, हालांकि तुम ऐसा कर सकते थे। कम अज कम मेरी तरफ से तुम्हें इसकी खुली इजाजत थी। काश मैंने शुरू हुई में ये सब कुछ जान लिया होता। खैर राज, मुझे इल्म तो नहीं, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम अपने देश तक जिंदा सलामत जरूर पहुंचाओगे। मैंने गुज़िश्ता 4 रोज से तुम्हारी निगरानी अपने तौर पर शुरू कर रखी थी। मैंने तुम्हें मुतअद्दिद बार गांधी प्लाजा में जाते देखा। मेरा शक यकीन में तब्दील हुआ जब तुम प्रेस से गायब हुए थे। राज, मैंने तुम्हें ब्रीफ केस समेत गांधी प्लाजा में दाखिल होते देखा था, लेकिन मैं वहां से लौट आई क्योंकि शमसी की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। मुझे इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरा दिल तुम्हारे मुतल्लिक कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जिंदगी में शायद पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही से की है। ये कहते हुए फिर बच्चों की तरह रो दी। सलीम अपनी जगह पत्थर बना उसे टिक टिकी बांधे देखता रहा। ये सांवले से रंग की गहरी बादामी आंखों वाली लड़की सारा नाथ के जंगलों में भटकती किसी देवदासी की रूह बनकर उसके सामने एक मुअम्मे की तरह खड़ी थी। उसका जी चाहा कि बढ़कर उसे बाहों में समेट ले, लेकिन उसके कदमों ने हरकत करने से इनकार कर दिया। सुदर्शना ने मेज पर धरे अपने छोटे से रुमाल से अपने आंसू पूछे और उसे वापस वहीं रख दिया। सलीम ने वो रुमाल उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। ये बैग रख लो, रास्ते में तुम्हारे काम आएगा। मैंने इसमें कुछ करेंसी रख दी है। आओ अब चलें। तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें छोड़ाती हूँ। ज्यादा देर ठहरना शायद तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित न हो। सुदर्शना ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, मुझे अपने कमरे तक जाने की इजाजत है। सलीम ने उससे नजरें मिलाए बगैर पूछा। वो कतन खौफजदा नहीं हुआ था, बस इसका दिल बहुत बोझल हो गया था। एक भारी पत्थर की सिल जैसे उसके सीने पर आन पड़ी थी। क्यों नहीं राज, भगवान के लिए ऐसा तो ना कहो। मेरी मजबूरी को जानकर ऐसे सवाल न करो। मैं बहुत बहादुर लड़की नहीं हूँ राज, मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए बेसाख्ता वो सलीम से लिपट गई, उसके कंधे पर सर रखकर फिर से रोने लगी। इस मर्तबा उसने अपनी आंखें खुश की तो उसका सारा चेहरा आंसू से भीग चुका था। सलीम ने उसकी तरफ चंद सानिये यूं नजर भरकर देखा जैसे उसे आंखों के रास्ते सारी जिंदगी के लिए अपने दिल में उतार रहा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा सुदर्शना, कभी नहीं। सुदर्शना ने पहली मर्तबा उसकी आंखों में नमी देखी थी। सलीम अपने कमरे में चला गया। सुदर्शना ड्राइंग रूम में मौजूद रही। उसने अपनी अलमारी से सिगरेट लाइटर और एक छोटा सा पेचकस उठाकर अपनी जेबों में ठूंस लिया था और कुछ कागजात लेकर बाहर आ गया। इन पर प्रेस का सारा हिसाब लिखा है। मैं जानता हूँ अब जिंदगी में कभी दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आ सकूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे सिर्फ ये कहना है, प्यारी दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा वो जिंदगी के नाकाबिले फरामोश लम्हात थे। मेरी कोशिश थी कि मेरी वजह से कभी तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर कोई मुसीबत ना आने पाए। मुझे अगर इस बात का शक भी हो जाता कि मैं तुम्हारे लिए मसला बनने वाला हूँ तो मैं कभी का एक लम्हे के लिए भी यहाँ कायम न करता। सुदर्शना, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे माता पिता को कभी फोन करके अपने अचानक गायब हो जाने पर मुतमिन कर दूंगा, वरना मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहेगा। उसने सुदर्शना की तरफ देखकर अपने होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट जमाई। चलो चलें। सुदर्शना शायद उसकी नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी। सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे के नजदीक रुक गया। नहीं सुदर्शना, इससे आगे नहीं। अगला सफर मैं अकेले तय करूंगा। खुदा न करे तुम पर कभी मेरी वजह से कोई आफत आए। उसने सुदर्शना की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सुदर्शना अपने कदमों पर किसी तस्वीर की मानद जम कर खड़ी हो गई। फिर इस पत्थर की मूर्ति में हरकत पैदा हुई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अलविदा प्यारी दोस्त। सलीम ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। गुड लक व्हाइट फ्लावर। सुदर्शना ने आंसू से भीगी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए कहा था। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा था। एक तवील बोसा दोनों के होंठों पर सख्त हो गया और सलीम दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसने इस खौफ से मुड़कर न देखा कि कहीं पत्थर का ना हो जाए। उसने अपने अक में दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज जरूर सुनी थी, जिससे पीठ जोड़कर खड़ी राह की इंस्पेक्टर सुदर्शना बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोती रही। फिर वो निढाल सी होकर सोफे पर ढेर हो गई। गुज़िश्ता 3 रोज से जारी बारिश का तूफान अचानक थम गया था। सड़कों पर गुज़िश्ता 3-4 रोज से बसेरा करने वाली धुंध झटने लगी थी। सारे मंजर एक एक करके नुमाया हो रहे थे। सलीम ने अपनी भीगी आंखें उठाई और आसमान की तरफ देखा, जिसकी नीलाटों में सूरज की कपकपाती रोशनियां नुमाया हो रही थी। सड़क के दुराहे पर खड़े शीशम के दरख्तों के गीले पत्ते अपने बदन पर जमी शबनम झाड़ने लगे थे
और इनके कतरे आंसुओं की बूंदें बनकर सलीम की जैकेट पर गिरकर फैलते चले जा रहे थे। एक मर्तबा मुड़कर उसने डीडी फ्लैट्स के आखिरी कोने में रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस लाला द्वारका दास के घर पर नजर डाली। आंसुओं के 2 मोटे से कतरे टप टप करते उसकी आंखों से फैले और गालों पर फिसल गए। अपनी जैकेट की जेब में रखे सुदर्शना के छोटे से आंसू भरे रुमाल से उसने अपनी आंखें पूछी और बेसाख्ता रुमाल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब वो नॉर्मल था, किसी भी आमदा खतरे का मुकाबला करने के लिए चौकस, किसी भी अगली मुहिम के लिए तैयार। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि यहाँ से सलीम अकेला पाकिस्तान जाएगा? लेकिन नहीं। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे उसके कदमों पे कदम कोई रखता हुआ उसके पीछे आ रहा है। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा कि जैसे कोई खतरा उसके सर पे मंडलाने लगा है। शायद सुदर्शना ने कोई गद्दारी कर दी है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो पत्थर का बुत बना खड़ा रह गया, क्योंकि उसके सामने राह की इंस्पेक्टर सुदर्शना कुमारी खड़ी थी और उसकी आंखें आंसू से भीगी थीं और चेहरा अजियतनाक हालत पेश कर रहा था। सुदर्शना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या अकेले ही जाना चाहोगे? मुझे नहीं ले जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस दुनिया में रहना पसंद कर लूंगी जिसमें औरत की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे किसी की कोई आबरू रेजी करते हुए जर्रा बराबर भी चौंकता नहीं है? क्या इस मुआशरे में मेरे जैसी लड़की रह सकती है? राज, एक बात पूछूं, तुम्हारा असल नाम क्या है? क्या तुम इस आबरू बाख्ता लड़की को अपने साथ ले जाना पसंद करोगे? क्या इसे वो इज्जत दोगे जो मुसलमान अपने मुआशरे में अपनी औरतों को दिया करते हैं? इतना ही सुनना था कि सलीम ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसकी धड़कनों में अपनी धड़कनों को जम कर दिया। बस इतना वो कह सका था कि सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। और सुदर्शना के मुंह से सिर्फ ये आवाज निकली थी कि सलीम, मुझे कलमा पढ़वा दो। तीसरे रोज वो भारत की मगरबी सरहदों का गरूर अपने पांव तले रोंदते हुए बखैरो आफियत अपनी सरजमीन पाकिस्तान पर पहुंच चुके थे। और आज सलीम और ज़ैनब एक खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं।